स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और आपकी आंखों के सामने आपका पसंदीदा प्रोग्राम सीरीज या फिर कहिए कि एग्जामिनेशन के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह चलाई जाने वाली यह सीरीज, जिसका नाम आप सबकी प्रेरणा से और हम सबके प्रयासों से रखा गया है नजरिया मेंस का। नजरिया मेंस की ये सीरीज आपके लिए एक उच्चतम मानक क्रिएट करने जा रही है, जिसमें आप सिविल सेवा की तैयारी के दौरान देखोगे कि आप कितना ज्यादा अपने नॉलेज को कोरिलेट कर पा रहे हो अलग अलग न्यूज से। क्योंकि मैं अब एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो आपके अंदर भी दावे को पुख्ता कर देगा कि हाँ, कल लक्ष्य जो निर्धारित है वो हासिल किया जा सकता है। मैं इस बात की गारंटी देने जा रहा हूं कि अभी तो अमूमन इस वीडियो की जो व्यूज जा रहे हैं वो लगभग 2000 से 3000 जा रहे हैं व्यूज, लेकिन आप में से ही वो सभी अभ्यर्थी जो लाइव क्लासेस को देखते हैं और फिर बाद में शानदार तरीके से कमेंट बॉक्स में जाकर के सवालों का जवाब देते हैं इस सीरीज के बारे में, और तुरंत करंट की जो वीडियो मिलती है उनको उसके बारे में वो लिखते हैं, यही लोग आगे चल करके आज से अभी से स्टार्ट करने वाले हैं मैक्सिमम लोगों तक इसे शेयर करने का। क्योंकि नजरिया मेंस की ये सीरीज वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां तक एक अभ्यर्थी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम और करंट अफेयर से कोरिलेट करने की जो उसकी क्षमता को बढ़ाने वाला ये सीरीज है, उसको लेके वो काफी ज्यादा उत्साहित है। ऐसे में ये उन अभ्यर्थियों को भी लाभ पहुंचाएंगे, हमारे रिजल्ट मित्रा के प्रशंसक और उसके अभ्यर्थी जो अब तक इससे व्यापक लाभ उठा चुके हैं। अब तक 3 श्रृंखलाएं आ चुकी हैं, 3 वीडियो आ चुकी हैं और उस 3 वीडियोस को आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो। तो सबसे पहले नवाज सर की तरफ से आप सभी को थैंक्स लॉट कि आपने इतना पसंद किया। मैं इस सीरीज में पूरी कोशिश करता हूं प्रत्येक दिन कि हर दिन कुछ नया नजरिया लेकर के आऊं, क्योंकि ये न्यूज़पेपर को देखने का एक नया नजरिया स्थापित करने के लिए ही मैंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करवाने का प्रयास किया था। सर से बात की थी मैंने, सुनील सर से, और पूरी रिजल्ट मित्रा की टीम ने इस पे आश्वासन जताया कि हाँ, ये बच्चों के लिए काफी लाभदायक हो सकता है। तो ऐसे में आइए हम न्यूज़पेपर की चाह रख लेते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर की चाह हमारे लिए क्या खोलेगी, मेंस की राह खोल देगी। और ये आपके माइंड मैप पर बेस्ड डेली एनालिसिस है न्यूज का, जो आपके ब्रेन को ट्रेन करेगा कि कैसे हमें करंट अफेयर के पोर्शन से प्रीलिम्स के फैक्ट निकालने हैं, मेंस के फैक्ट निकालने हैं और इंटरव्यू सेशन का यूज करना है। इसके लिए मैं आपको फिर से अपनी पुरानी बात दोहरा दूं कि मैं आपको यहां पढ़ाने नहीं आया हूं, बल्कि आपके साथ मिलकर आपको ये सिखाने और एहसास कराने आया हूं कि आप ये एहसास कर लो कि इस करंट अफेयर के ब्रह्मास्त्र सीरीज का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर मैं सिविल एस्पिरेंट होता तो किसी एक न्यूज आर्टिकल को देख करके कितने मल्टीपल डायमेंशन निकाले जा सकते थे और कैसे उसकी तैयारी और नोट्स बनाए जा सकते हैं, यही सीखने की प्रक्रिया में हम लोग दिन प्रतिदिन लगे हुए हैं। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन प्रमुख अखबारों की प्रमुख आर्टिकल्स में से सबसे मेन पोर्शन को लेकर के आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने वाला यह प्रोग्राम, जिसका पहला आर्टिकल है, देश के नागरिकों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से डरने की जरूरत नहीं है। यह बात कही है भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब ने। इस आर्टिकल की अगर बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय लोक अदालत के तौर पर अपनी भूमिका निभा रही है। संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में समारोह हुआ, जिसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया, उद्घाटन किया। ये इतनी मोटी मोटी बात निकल के इससे आई, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यहीं पे आपकी तैयारी समाप्त हो जानी चाहिए? क्या यहां से आपको आगे और कुछ नहीं समझना चाहिए? तो बिल्कुल समझना चाहिए। नवाज सर हैं, वो समझाएंगे ना, फिर फिक्र किस बात की है। तो आइए मैं यहां से सबसे पहले जो पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, वो सबसे पहले तो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको नियुक्त किया जाता है जैसे अभी DY चंद्रचूड़ साहब चल रहे हैं,
ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब चल रहे हैं, जिनको डीवीसी कह सकते हैं हम। अब इनके बाद जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, यानी इनसे जस्ट पहले जिसकी नियुक्ति हुई होगी सुप्रीम कोर्ट में, वो अगला सीजेआई बनेगा। भले उसकी उम्र सीमा 65 वर्ष पूरा होने में एक दिन बचा हो, तब भी वो सीजेआई बनेगा, ठीक है, भले एक दिन बाद वो रिटायर हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो आयु सीमा है मैक्सिमम वो 65 वर्ष है, और हाई कोर्ट में रखी गई है 62 वर्ष, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए क्या क्या प्रावधान है, इसमें मिनिमम एज की कोई बात नहीं की गई है। इसमें कहा गया है कि कम से कम 5 वर्ष तक वो किसी हाई कोर्ट में क्या रहा हो, हाई कोर्ट में जज रहा हो, 10 वर्ष तक वकालत की हो, या फिर भारत का नागरिक हो। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बात की गई है, कौन सी, कि वो राष्ट्रपति की नजर में विधानों का और कानूनों का जानने वाला एक बेहतर ज्ञाता हो। तो आप जरा पता करके मुझे बताइए, हाई कोर्ट जिसका भारत के संविधान 214 में उल्लेख है, इसके बारे में क्या कहता है संविधान की हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम योग्यता की बात जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यही तैयारी आपकी बेहतर कराएगा जब मैं कोई सवाल पूछता हूं और आप उसका कोई जवाब अच्छे तरीके से दे रहे होते हैं, ठीक है, यही आपकी बेहतर तैयारी कराएगा। तो देखिए, ये तो आर्टिकल की मोटी मोटी बातें हो गई। अब इसमें बात कर रहा है ये आर्टिकल कि देश के नागरिकों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। सोचिए जरा 2 मिनट के लिए कि आखिर ये बात भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्यों कहनी पड़ी होगी। जाहिर सी बात है, भारत में वर्तमान में 140 करोड़ की आबादी है, और 140 करोड़ की आबादी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कितना भार है इनको न्याय दिलाने के लिए। ऐसे में ये न्याय दिलाने के लिए तो तत्पर होता है, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, जो कि लगभग 68% हैं जनगणना 2011 के अनुसार, और भारत में जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो लगभग 32% हैं। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रियाएं हैं जो सिर्फ अंग्रेजी में चलती हैं, क्या उससे गांव में रहने वाला गंवैया समझ सकता है? क्या वो समझ पाएगा कि जहां यहां अंग्रेजी भाषा है तो वहीं इसकी जो फीसेस हैं कोर्ट की और वकील की जो फीसेस हैं वो कितनी महंगी हैं? क्या ये इसको बियर कर पाएगा? जवाब है नहीं। ना ये इसकी प्रक्रिया को समझ पाता है, ना वो फीस दे पाता है। ऐसे में ये क्या होता है, बिचौलियों में दब जाता है, गांव में खाप पंचायतों में दब करके रह जाता है, और शायद इसे पूर्ण न्याय नहीं प्राप्त हो पाता है। और अगर न्याय प्राप्त भी होता है तो भारत में तारीख पे तारीख की अवधारणा चलती है, और ये तारीख पे तारीख की अवधारणा इसलिए भी चलती है कि अगर जिला जजों की बात करें, जिले में अगर केस के पेंडिंग की बात करें, कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो इसमें लगभग 3 से 4 करोड़ मामले लंबित हैं। आंकड़ा है ये सुप्रीम कोर्ट का। फिर हाई कोर्ट, जो कुल 25 हाई कोर्ट हैं भारत में, ये भी फैक्ट है, तुरंत नोट कर लीजिए। 25 हाई कोर्टों में अगर बात की जाए तो इसमें लगभग 1 लाख तक केसेस पेंडिंग हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो 20,000 से लेकर के 35,000 तक इसमें केसेस क्या हैं, पेंडिंग है, जिसपे अभी फैसला हो ही नहीं पाया है, अभी आरोप सिद्ध ही नहीं हो पाए हैं, लगातार तारीख पे तारीख बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या क्या प्रोविजन निकल करके भाई सामने आते हैं, कई सारी बातें निकल के आती हैं, जिसमें आज एक प्रमुख बात एक आर्टिकल में निकली है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन किए जाने की अब आवश्यकता है। 21वीं सदी में भारत को इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता देखी जा रही है। उसके लिए क्या सिफारिश की गई है, क्या होती है ये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, इस सब पॉइंट को हम समझेंगे। लेकिन ये जो बात इन्होंने कही, इसमें कुछ पॉइंट इन्होंने कहे हैं जिसको हमको समझना है। जैसे भारत के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की बोली गई बात का मुख्य परीक्षा में आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि अगर कोई बड़ा व्यक्तित्व है और वो कोई वक्तव्य दे रहा है, चाहे वो पीएम हो,
चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों या खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों या भारत के विदेश मंत्री हों, ये लोग अगर किसी अपने मंत्रालय से संबंधित या देश से संबंधित, कानून से संबंधित कोई बड़ी बात कहते हैं, एक नहीं कहते हैं कि बहुत शानदार, वाह क्या बात कह दी, तो ऐसी कोई बात कहें तो उसमें सबसे पहले तो गहनता होती है। क्या होती है? गहनता होती है। साथ ही साथ उसमें वैधानिक बातें होती हैं, वैधानिक बातें होती हैं। साथ ही साथ उसमें संवैधानिक बातें होती हैं। संविधान ने जिस तरह की बात और जिस तरह का भविष्य देखा है भारत के लिए, उसकी बात होती है। और इसमें भविष्योन्मुखी बात होती है, यानी कई बार हमें भविष्य की योजनाएं बनाते हुए प्रधानमंत्री के जबान से कोई पॉइंट सुनने को मिल जाता है, या फिर भारत का सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर रहा है और कैसे काम करना चाहता है, इस बारे में अगर कोई बता रहा है तो ये सभी पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाते हैं, हम इसका इस्तेमाल मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 में, क्योंकि अभी हम लोग पॉलिटी के पोर्शन पे डिस्कशन कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पोर्शन पॉलिटी में आएगा और प्रीलिम्स में भी पॉलिटी में आएगा, ठीक है, जिसमें आप देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 124 में उल्लेख किया गया है। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने जो बात कही है वो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और उसकी जवाबदेही से संबंधित है। यदि इसी प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए तो डायरेक्ट हम निष्कर्ष में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर पूछ दे कि सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से जनता के हित में काम कर रही है तथा निर्णय दे रही है और उस पे जनता का विश्वास कितना बना हुआ है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए, पेंडिंग क्वेश्चन वगैरह, तो उसके लिए निष्कर्ष अगर मुझे लिखना हो तो मैं डायरेक्ट अखबार के आर्टिकल से यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का वक्तव्य लिखूंगा। उस वक्त अगर मैं मुख्य परीक्षा दे रहा हूं और ये मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते हैं तो मैं लिखूंगा पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के अनुसार भारत का उच्चतम न्यायालय एक लोक अदालत की तरह काम करता है और हजारों नागरिक इस विश्वास के साथ इसके दरवाजे को खटखटाते हैं कि उन्हें इस संस्था के माध्यम से न्याय मिलेगा ही मिलेगा। आपने जॉली एलएलबी सीरीज देखी होगी, 2 मूवी है जॉली एलएलबी, एक में अरशद वारसी है फर्स्ट में, और सेकंड में जो है अक्षय कुमार ने रोल किया है, अक्षय कुमार ने। और अक्षय कुमार के रोल वाले में जो जज साहब हैं बहुत ज्यादा उन्होंने अच्छा रोल किया है। और लास्ट में जब वो फैसला सुनाते हैं तो कहते हैं कि भारत के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति, जबकि सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट और हाई कोर्ट की स्थिति ऐसी है कि फाइलों पे फाइल पड़ी हुई है, गंदा एनवायरनमेंट है, यहाँ साफ सफाई अच्छे से नहीं होती है, काम करने का मन नहीं करता है, इतना दबाव है, 140 करोड़ जनता का भार इस 25 हाई कोर्ट पर और फिर जिला कोर्ट्स पर और सुप्रीम कोर्ट पर है। ऐसे में क्या हम बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं? फिर भी कभी कभी हमें इन कुर्सियों पर बैठ करके इस बात का सुकून होता है कि जिंदगी में कोई एक ऐसा केस आता है सर्विस के दौरान जिस पे लगता है कि इस कुर्सी पे बैठने का गलत मतलब नहीं हुआ, कोई ना कोई लाभ हुआ। और वो कहते हैं कि भारत का रहने वाला कोई भी नागरिक जो प्रताड़ित है, जो अल्पसंख्यक है, जिसके अधिकारों की रक्षा कोई नहीं कर रहा है, वो एक जनहित याचिका के माध्यम से ही, जिसको पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती के जमाने में शुरू किया गया था। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, ये पॉइंट नोट करिए। पीएन भगवती कौन थे, जनहित याचिका क्या थी, इसके बारे में पता करिए, जिन्होंने प्रारंभ किया था, ठीक है। तो ये जो पीएन भगवती साहब ने बात कही, जनहित याचिका लागू किया, उसके बाद हम बात कर रहे थे इसकी, सॉरी, जॉली एलएलबी में वो जज साहब कहते हैं कि ये जो प्रताड़ित लोग हैं, ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं, ये जो जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, उनके नागरिक और मौलिक अधिकारों को जब जब लागू कराने की बात होती है तो वो जब हर दरबार से थक जाते हैं तो एक बात कहते हैं, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं आपको अदालत में देख लूंगा, क्योंकि उनको विश्वास होता है कि इस दरवाजे से तो न्याय जरूर प्राप्त होगा। ये भारत के लोगों का भारत की न्यायिक प्रणाली पे अभूतपूर्व विश्वास है, ठीक है। तो इस पॉइंट को, जिसको मैंने यहां लिखा है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप इस पॉइंट का,
इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेहिता और न्यायपालिका की जवाबदेहिता और उसकी कार्यप्रणाली पर जब भी कोई मेंस में प्रश्न आएगा या आप टेस्ट सीरीज देंगे मेंस का, तो इसका जब प्रयोग करेंगे तो मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। अब मेंस दूर नहीं, अब दिल्ली दूर नहीं, ठीक है। नागरिकों को अपने निर्णय के माध्यम से न्याय सुनिश्चित करने के अलावा शीर्ष अदालत को यह सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए कि उसकी प्रशासनिक प्रक्रियाएं नागरिक केंद्रित हों, ताकि लोगों को अदालत के कामकाज के साथ जुड़ाव भी महसूस हो सके और न्याय को महसूस भी कर सके तथा न्याय होता देख भी सके। देखिए, अभी स्टार्टिंग में जो बात हमने कही वो उसी बात को यह पॉइंट इंगित करता है कि भारत में न्याय तो मिलता है लेकिन बहुत देरी पर मिलता है, और बहुत देरी पर देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय की तरह से होता है। कई बार रेप पीड़िता महिला का जब फैसला आता है तो वो आत्महत्या कर चुकी होती है। कई बार जलाकर मार दी गई घर में बहू को जब उसके ऊपर फैसले आते हैं तो उसको मरे हुए वर्षों बीत जाते हैं। कई बार किसी को जमीन का विवाद होता है और उस जमीन के विवाद का फैसला आने के उपरांत पता चलता है कि उस जमीन का मालिक ही इस दुनिया से जा चुका है। तो ये अन्याय की तरह है, देर से न्याय मिलना भी। साथ ही साथ भारत में जहां शिक्षा 73% है, लेकिन 73% शिक्षा की जो साक्षरता दर है, क्या आप कह सकते हो कि साक्षरता का मतलब आज के युग में सिर्फ इतना है कि हम लिखना पढ़ना जान लें, बस हम साक्षर हैं? अगर आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं है, आप सरकार के कामकाज को नहीं जान पा रहे हो, आप न्यायपालिका के फैसले को नहीं पढ़ पा रहे हो, आप उसके द्वारा दिए गए वक्तव्यों को समझ नहीं पा रहे हो, तो क्या आप जागरूक नागरिक हो? आज इस डिजिटल जमाने के युग में, आज इस 4G, 5G और 6G जमाने के युग में क्या आप सिर्फ पढ़ना लिखना जान करके साक्षर होने की कल्पना में जी सकते हो? जवाब है नहीं, क्योंकि अगर आप आज के युग में साक्षरता का मानक देखेंगे तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन वाला हो गया है। आपको राजनीति की समझ होनी चाहिए, आपको धर्म की समझ होनी चाहिए, आपको विषयों की समझ होनी चाहिए, आपको अर्थव्यवस्था में सरकार कैसे काम कर रही है, कैसे मेरे लिए योजनाएं लेकर के आएगी, कैसे वो मेरे लिए भलाई सोच सकती है, कौन सी सरकार समुदायों को लड़ाने की बात कर रही है, कौन सी सरकार ऐसी है जो सिर्फ अपने पॉलिटिकल हित को देख रही है, कौन जुमलेबाजी की सरकार है, कौन सिर्फ अलग अलग नीतियां लेकर के आ रही है, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रही है। ये सभी जानना और समझना रियल साक्षरता कहलाएगा। तभी हम चुनने और चुने जाने की संकल्पना को बेहतर तरीके से लागू कर सकेंगे और एक बेहतर और सभ्य नागरिकता का प्रमाण भी देंगे और सभ्य और बेहतर राष्ट्र का भी निर्माण करेंगे। तो ये पॉइंट आप चाहें तो नोट कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। अगला टॉपिक मैंने उठाया, उत्तर भारत में आज से पारा जो होगा 2 से 3 डिग्री लुढ़कने के आसार हैं। सबसे बड़ी बात आ गई भैया, यहां पे पारा लुढ़कने के आसार हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से क्या क्या बिटवीन द लाइन प्रोसेस निकलेगा वो भी देख लेते हैं, लेकिन पहले इस आर्टिकल में क्या क्या बात कही गई थी। सबसे पहले तो दिया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, पता करिए 1875 में स्थापित हुआ यह भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग कब इसको भारत में पूर्ण रूप से शामिल किया गया? 1875 में से स्टार्ट किया गया था। यह किस मंत्रालय के तहत आता है ये सभी पता करिए, ये होमवर्क है और कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा। अगर आप भाग रहे हो मेरी क्लास से तो याद रखना, करंट अफेयर कभी बेहतर तरीके से तैयार नहीं कर पाओगे। आज ही ये वो व्यक्तित्व है जो आपको पढ़ाते पढ़ाते एक सब्जेक्ट से मैक्सिमम सब्जेक्ट का ज्ञान दे करके जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, एक भी क्लास आपने मेरी छोड़ी और एक भी क्लास अगर आपने शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया और कमेंट बॉक्स में जाकर के मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो आप उसी दिन अपनी तैयारी से चूक जाओगे, पीछे हट जाओगे। और जो व्यक्ति अपने आप के लिए स्वयं खड़ा नहीं रहता उसको दुनिया का कोई चीज जिता नहीं सकता है। तो मेरी बात याद रखिएगा, दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है, दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है जिसको अपने आप
आपसे लड़ना आता है। अगर आप एक बेहतर एस्पिरेंट बनना चाहते हो तो अपने अंदर की कमियों से लड़ना सीखो। अध्यापक के द्वारा बताए गए कार्यों को तत्काल रूप से काल करे सो आज कर वाले कॉन्सेप्ट में बदल करके रख दो, देखना सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो इस आर्टिकल से जो प्रमुख बातें निकली हैं वो ये है, उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। हाय हाय हाय, मिजाज बदल रहा है। कई राज्यों में हल्की बारिश से लेकर के ओले गिरने के आसार हैं। उत्तर भारत में बदलते मौसम की प्रमुख वजह पश्चिमी हिमालय के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ होता है। अब हमें इसमें से क्या क्या बिटवीन द लाइन समझना है और कैसे प्रीलिम्स और मेंस के फैक्ट निकालने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है पश्चिमी विक्षोभ क्या है और इसका भारत की शीतकालीन जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कहां से बताओगे, चिंता काहे कर रहे हो, हम है ना भाई। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि शीतकाल प्रारंभ कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, कारण क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, रोटेट करती है सूरज के चारों तरफ। ये मान लो सूरज है आपका, सूरज की रोशनी है, ये पृथ्वी है। और हम सभी जानते हैं पृथ्वी झुकी हुई अवस्था में है और झुकी हुई अवस्था होने के कारण उसका 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। फिर ये पृथ्वी रोटेट करते हुए अभी यहाँ पे भी आएगी, तो ये देखो यहाँ पे ये ऐसे पहुंची, वो तो रोटेट करेगी तो अपनी इसी अक्षांश पे ही है, ऐसे ही झुकी हुई है तो ऐसे ही रोटेट करेगी ना, ऐसे ही आगे पीछे रोटेट करेगी, उसका स्थान वही होगा। लेकिन कभी साउथ पोल, कभी नॉर्थ पोल और कभी साउथ पोल क्या होगा, सूरज के सामने आता जाता रहेगा। यहाँ पे कंडीशन देखो, ये है साउथ है, ये है नॉर्थ है। अब यहाँ देखो ऐसे पड़ रही है किरणें, ऐसे पड़ रही हैं। अब यहाँ मकर रेखा है और यहाँ कर्क रेखा है। तो ये बताओ, ये है बीच में आपका 0 डिग्री, ये है बीच में आपका 0 डिग्री। इस अवस्था को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध के लिए ग्रीष्मकाल, ग्रीष्मकाल, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के लिए, नॉर्थ वाले पोर्शन के लिए। और इस अवस्था को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध के लिए शीतकाल। तो ये शीतकाल प्रारंभ शुरू हो जाता है, सूरज की किरणें पृथ्वी की रोटेशन की वजह से दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाती हैं और ये सितंबर से प्रारंभ होकर के दिसंबर तक पूर्ण रूप से मकर रेखा पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं और साउथ पोल पर 6 महीने तक रोशनी बनी रहती है। ठीक है, तो हम सभी इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। और 6 महीने तक क्या होता है, रोटेशन के साथ उत्तरी गोलार्ध और साउथ उत्तरी पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6-6 महीने का दिन बना रहता है। और इसी रोटेशन की वजह से क्या होता है, शीतकाल कभी उत्तरी भाग में और कभी दक्षिणी भाग में शिफ्ट होता है। जैसे अभी दक्षिणी भाग में ऑस्ट्रेलिया है तो वहां ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रही होगी, गर्मी पड़ रही होगी। यानी जहां हम 25 दिसंबर मनाते हैं क्रिसमस डे जाड़े के दिनों में, वहीं 25 दिसंबर गर्मी का दिन पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया साउथ पोल में अवस्थित है। ठीक है, फिर बात आती है कि भाई पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। पश्चिमी विक्षोभ कुछ और नहीं भैया, ये देखिए कहानी ये है आपकी कि हम जानते हैं कि एक ही जगह पे आपने कई बार सुना होगा कि अगर बारिश का मौसम है तो आपने सुना होगा, अगर आप लखनऊ में रह रहे हो या फिर किसी भी जगह पे रह रहे हो तो आपने एक बात सुनी होगी। वो बात आपने ये सुनी होगी कि किस प्रकार से भारत में कहीं एक ही क्षेत्र में एक जगह बारिश हो रही है तो दूसरी जगह उसी के बगल वाले क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। तो हम क्या कहते हैं, यार ये कौन सा मौसम है, अभी 1 किलोमीटर से मैं आया तो वहां बारिश हो रही थी, फिर उसके आगे बढ़ा तो बारिश खत्म हो गई। तो ऐसे ही पश्चिमी विक्षोभ, चूंकि ये पूरा उत्तरी इलाका है यानी उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में इस वक्त जाड़े का महीना चल रहा है और ऐसे में जाड़े का महीना चलने की वजह से कहानी ये है आपकी कि ऊपर में सब जगह हाई प्रेशर बना हुआ है नॉर्थ पोल में, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जो रिस्पेक्टिवली यहाँ पे तो हाई प्रेशर होगा लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम होगा, क्योंकि महाद्वीपों में, जो कि महाद्वीप जो होते हैं मिट्टी के बने होते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम के, वहीं ये समुद्र का पानी है, पानी के अंदर विशिष्ट ऊष्मा धारण करने की क्षमता होती है। यानी ये पानी क्या करती है, देरी से गर्म होती है तो देरी से ठंडा होती है। अब पूरे उत्तरी गोला
उत्तरार्ध में ठंड आ चुकी है तो धरती तेजी से ठंडा हो रही है, तो यहाँ हाई प्रेशर बन रहा है। लेकिन समुद्र का पानी अभी भी लो प्रेशर में है, रिस्पेक्टिवली थोड़ा ठंडा तो है लेकिन थोड़ा गर्म है जमीन के मुकाबले में। तो ऐसे में यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। और ये यहां से हवाएं क्या करने लगती हैं, ये हाई प्रेशर से हम जानते हैं लो प्रेशर की ओर हवा चलने लगती है। लेकिन रिस्पेक्टिवली यहां भी हाई प्रेशर है और यहां भी हाई प्रेशर बना हुआ है, तो यहां पे ये जब रिस्पेक्टिवली थोड़ी कमी आ जाती है तब यहां से हवाएं ऊपर उठती हैं, तुर्की को पार करती हैं, यहां काला सागर जाती हैं, फिर कैस्पियन सी, फिर ऐसे आपका अरब सी होते हुए भारत के उत्तरी भाग में आती हैं और यहां पर क्या करती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात करती हैं और मैदानी क्षेत्रों में कुछ वर्षा करती हैं। और चूंकि ये अशांत हवाएं होती हैं इसलिए इनको विक्षोभ का नाम दिया गया है और पश्चिम से आने के कारण ये पश्चिमी विक्षोभ कहलाती हैं जो असमय वर्षा करती हैं। जम्मू कश्मीर में अचानक वहां का जो वायुदाब है वो जब बढ़ जाता है, अचानक वायुदाब बढ़ने लगे तो कहते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ आने लगा, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, इन क्षेत्रों में बारिश होती है, मैदानी क्षेत्रों में कभी कभी ये उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंच जाता है। इतना पॉइंट आप समझ गए, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? तो इससे कई बार लाभ भी होता है और कई बार नुकसान होता है। भाई इस पश्चिमी विक्षोभ से आखिर पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात क्यों हो रहा है और मैदानी क्षेत्रों में बारिश क्यों हो रही है? तो आपने पढ़ा होगा कि ऊंचाई के साथ तापमान घटते जाता है और प्रेशर बढ़ते जाता है। तो ऐसे में ये पर्वतीय क्षेत्र ऊंचे स्थान है मैदानों से, तो यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान घटेगा तो यहाँ पे बारिश ना हो करके हिमपात होता है और वहीं मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होती है, ठीक है। निम्न से मध्यम वर्षा अगर हो तो ये रबी की फसल के लिए यानी गेहूं की खेती के लिए, सेब की खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए, भूस्खलन होने लगेगा, बाढ़ होने लगेगा और मैदानी क्षेत्र में फसलों का व्यापक नुकसान हो जाएगा। समझ गए पश्चिमी विक्षोभ का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए अब बात है, आज गुरु नानक जयंती है, हम गुरु नानक जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चल तो नहीं सकते क्योंकि ये लोग महापुरुष थे, महापुरुषों के मार्ग पे चलना मुश्किल है, इसीलिए उनके नाम से अलग अलग सड़कों का निर्माण कर दिया जाता है। जैसे महात्मा गांधी के मार्ग पर चलना मुश्किल था इसलिए हर गली चौराहों के पास महात्मा गांधी मार्ग बना दिया गया, क्योंकि महापुरुषों के रास्ते पे चलने के लिए कठोर तपस्या करनी होती है और साथ ही साथ दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। हम इतना कर सकते हैं कि इन लोगों के द्वारा दी गई शिक्षाओं का कैसे इंप्लीमेंटेशन किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है पर्सनल जिंदगी पर और सार्वजनिक जिंदगी पर, ये समझ लेते हैं। और साथ ही साथ इसके अगर ये टॉपिक आज आ गया है तो हम सिख धर्म के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बहुत विवरण में तो आपने सुनील सर से इतिहास में पढ़ा होगा, अभय सर से पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक संक्षिप्त नॉलेज आपको जरूर दे जाऊंगा सिख धर्म के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष क्या है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, ठीक है। और यह सिख धर्म के पहले गुरु थे और इन्होंने क्या किया था, एक नए धर्म, एक नई अवधारणा का कीर्तिमान स्थापित किया जिसमें भजन, कीर्तन, लंगर का प्रमुख योगदान है। और हकीकत कहूँ ना तो मैं बहुत से मज़ारों पे गया हूँ, वहाँ भी मिलती है, सुकून मिलता है, तमाम चीज़ें हैं। आध्यात्मिक प्लेसेस पे मैं कई सारे मंदिरों में गया हूँ, वहाँ भी मंदिरों में हम अपने ईष्ट को याद करते हैं, वहाँ हमें सुकून प्राप्त होता है। लेकिन जो सेवा भावना मैंने सिख धर्म में देखी, जो मैंने गुरुद्वारों में सेवा भावना देखी जनता की, वो मैंने कहीं नहीं देखा। मैं दिल्ली में है गुरुद्वारा साहिब, वहाँ मैं गया था, क्या वहाँ पे सेवा भाव मैंने देखी, शानदार एकदम। और वहाँ पे मतलब मैं आध्यात्मिक हो गया, एकदम लीन हो गया, थोड़ा आध्यात्मिक आदमी हूँ, क्योंकि एक शायर काफ़ी आध्यात्मिक होता है, उसको काफ़ी सोचना विचारना पड़ता है। तो साहित्यकार और शायर होने की वजह से अध्यात्म से मेरा गहरा लगाव है। तो ऐसे में गुरु नानक साहब की एक कहानी मुझे याद आती है।
कि वो एक गांव से गुजर रहे थे, उन्हें बहुत तेज भूख प्यास लगी। उनके साथ लहना यानी गुरु अंगद भी थे जो सेकंड गुरु बने। तो वहाँ के लोगों ने उनका बड़ा अपमान किया, उनको खाना पीना नहीं दिया, उनको अपमानित करके बाहर निकाला कि तुम क्या बकवास की बातें करते हो, एक ईश्वर की बात कर रहे हो, कोई साथ नहीं रहता है, तुम सब परिवार को साथ में लेके चलने की बात कर रहे हो, मेरे पास इतना कहाँ पैसा है कि हम लोग लंगर लगाएं किसी के लिए। ये सब लोगों ने विरोध किया, उस गांव के लोगों ने। तो जब वहां से गुरु नानक गांव से निकलने लगे तो उन्होंने कहा यहीं बस जाओ, यहीं सीमित रह जाओ, यहीं आबाद रहो, यहीं पर आबाद रहो। और साथ ही साथ कहा अगला शब्द, यहीं पर बस आबाद रहो, बस यहीं पर तुम आबाद रहना, ठीक है। फिर उसके बाद वो दूसरे गांव पहुंचते हैं, वहां लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं। और उसके बाद वो वहां से जब निकलने लगते हैं तो कहते हैं कि यहाँ से बिखर जाओ, फैल जाओ, यहाँ पे तुम्हारा अस्तित्व जो है यहाँ से निकल के पूरे संसार में तुम बिखर के रह जाओ, ऐसा बोलते हैं। तो उनके अनुयायियों को सहा नहीं जाता है, वो इसका तात्पर्य पूछते हैं, अर्थ पूछते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले गांव वाले लोग बड़े बुरे लोग थे और उनकी मानसिकता बड़ी बुरी थी, और ऐसे में उन लोगों को अगर मैं ये दुआ देता कि वो पूरी दुनिया में फैल जाएं तो पूरी दुनिया में बुराई फैलती। तो मैंने कहा वो भी जीवित रहें, खुश रहें, लेकिन वहीं सीमित रहें, उनके विचार वहीं सीमित रहें। लेकिन ये अच्छे लोग हैं, इनके विचारों की संसार को ज़रूरत है, इनकी सेवा भावना की संसार को ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरे राष्ट्र में फैल जाए। इस प्रकार के ये महापुरुष हुआ करते हैं। तो सबसे पहले बात गुरु नानक की, 1469 में ये इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे। लाहौर के निकट तलवंडी ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ। इन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म से काफ़ी व्यापक प्रभावित थे ये, और कई कल्याणकारी विचार जो हैं इस्लाम धर्म के और हिंदुइज्म के, इन्होंने उसको अपनाया, एक नई विचारधारा उत्पन्न की। ये अत्यधिक तपस्या को बुरा मानते थे, अत्यधिक सांसारिक भोग को भी बुरा मानते थे। इनका मानना था कि हम अत्यधिक आडंबर न करके हम सिर्फ ईश्वर से लॉ लगा करके डायरेक्ट उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसकी समानता की शिक्षाएं जो हैं हिंदुइज्म और इस्लाम में, उनको वो अधिग्रहित करते हैं और फिर संगत और पंगत जैसी संस्था का प्रारंभ करते हैं, जिसमें फिर ये बाद में लंगर का भी प्रारंभ इन्होंने किया था। ठीक है, इनके विचारों और शिक्षाओं को संकलित करके जो कहा जाता है शब्द और बानी लफ्ज का प्रयोग किया गया है, तो वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कर दिया गया है। इनकी मृत्यु 1539 में हो जाती है, और मैंने आपको लिखा दिल्ली बाबर जो मुगल शासक था प्रथम, वो और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी इनके समकालीन थे। इसके बाद गुरु अंगद जिनका नाम लहना था, ये इनके दूसरे गुरु बनते हैं, और इन्होंने गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित करने का प्रयास किया था। इसके बाद गुरु अमरदास, ये अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इनको मिलने के लिए बुलाया था, और साथ ही साथ इनकी बेटी जो थी बीबी भानी, उनको अमृतसर में जमीन दिए थे, और उसी जमीन पर फिर जब इनके बाद इनके दामाद रामदास चौथे सिख गुरु बनते हैं, तो उस पर अमृतसर जलाशय और अमृतसर शहर का निर्माण कराते हैं। ठीक है, और उसी अमृतसर शहर और जलाशय पर फिर बाद में आप देखेंगे कि हरमंदिर साहिब, और फिर उसके बाद क्या होता है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया जाता है अगले गुरु के द्वारा। अर्जुन देव होते हैं 5वें सिख गुरु, और ये पद को पारिवारिक करते हैं। ठीक है, पद पारिवारिक हो जाता है। इन्होंने अमृतसर जिले में हरमंदिर साहिब और स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, और अर्जुन देव से जहांगीर की लड़ाई भी हो जाती है, जिसके बाद उनको फांसी की सजा दी जाती है। इन्होंने सिख धर्म के ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। किसका? आदि ग्रंथ का संकलन किया था, और इतिहास में ये पहले शहीद हुए थे, जहांगीर के द्वारा इनको फांसी की सजा दी गई थी। 6वें गुरु हुए हरगोविंद, और ये अकाल तख्त का निर्माण कर रहे हैं। 7वें गुरु के रूप में हर राय साहब बने, काफी शांत विचार के थे। 8वें गुरु हरकिशन साहब भी काफी शांत मिजाज के थे। फिर गुरु तेग बहादुर, सिखों के बहुत प्रमुख गुरु, आनंदपुर शहर की स्थापना इन्होंने की थी, और फिर इनको काफी ज्यादा पोटेंशियल वाला व्यक्तित्व कहा जाता है, और इनकी भी लड़ाई हुई औरंगजेब से, औरंगजेब ने इनको फांसी दिलवा दी थी। और फिर उसके बाद 10वें और अंतिम गुरु बने गुरु गोविंद सिंह, और इनका भी जो है आप महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह का वहां पे गुरुद्वारा है, देखिएगा, जहां पे इनकी हत्या कर दी गई थी।
और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, सिखों को एक सैनिक वर्ग में बदलने का प्रयास किया और साथ ही साथ इन्होंने 5 प्रतीक को अपनाने के लिए अनिवार्य कर दिया सिख धर्म में, जिसमें कंघा, केश, कड़ा, कच्छा, कृपाल धारण करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब एक पॉइंट इसमें मैं आपको नोट कराता हूं जो आप ऐसे में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में कई बार जब टॉपिक कोई आता है ना, तो हम किसी बड़े व्यक्ति के वक्तव्य से भी उसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे गुरु नानक का एक वक्तव्य है कि कठिनाइयों से भरी इस दुनिया में जिसे अपने आप पर भरोसा होता है वही विजेता कहलाता है। ऐसे में भारत के बारे में अगर बात की जाए और भारत के लोकतंत्र की यात्रा की बात की जाए या लिखा जाए भारत की आजादी के बाद भारत अपने लक्ष्यों को कितना प्राप्त कर पाया, तो हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं कि कठिनाइयों से भरी इस दुनिया में जिसे अपने आप पर भरोसा होता है वही विजेता कहलाता है। तो भारत भले ब्रिटिश सत्ता से, अपनी गुलामी से आजाद हो पाया और उसने एक नई देश, एक नई संकल्पना और एक नए विचार के साथ नए मानदंड स्थापित करते हुए अपना संविधान बनाया, अपने कानून बनाए और प्रथम चुनाव से लेकर के वर्तमान तक कई सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विकास करने के लिए प्रेरित हुए, जिसमें हमारे समक्ष कई सारी कठिनाइयां थी, जिसमें भारत के आजादी के 10 वर्षों के अंदर ही हमने चीन के साथ युद्ध लड़े, हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़े, हमने बांग्लादेश को बनाने के लिए फिर पाकिस्तान से लड़ाई की और इस प्रकार से देखा जाए तो भारत लगातार संकटों से घिरते हुए कई सारे प्रधानमंत्रियों की लगातार मृत्यु हो गई। फिर 1991 में 7 दिनों का ही हमारे पास रिजर्व बचा हुआ था और उस 7 दिनों के रिजर्व की वजह से हमें लिबर्टाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया, जिससे और आर्थिक समृद्धि देखी गई और फिर धीरे धीरे आर्थिक समृद्धि बढ़ती चली गई और वर्तमान में भारत क्या है, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये देखा आपने कैसे जोड़ दिया मैंने। और फिर उसके बाद एक एक चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक, पर्यावरणीय, कि पहले पर्यावरण का कितना हिस्सा था वनों का, अब कितना है 1980 में, ये सब चीजें हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा न्यायपालिका में नई प्रतिभाओं के चयन के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सृजित हो। क्या है भैया ये, जिसके बारे में स्टार्टिंग में बात हुई हमारी। तो इस आर्टिकल की सबसे पहले प्रमुख बातें हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल की अगर प्रमुख बात को देखें तो उसमें कहा गया है कि न्यायपालिका में प्रतिभाशाली युवाओं का चयन करने और उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए ऐसी सेवा सृजित की जानी चाहिए, ठीक है, और न्याय तक सभी को पहुंच में सुधार के लिए संपूर्ण प्रणाली को नागरिक केंद्रित बनाने की आवश्यकता है, जिसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में तो चर्चा की थी कि नागरिक केंद्रित कैसे बनाया जाए कि उसकी भाषा को आसान किया जाए, हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाए। ठीक है, क्योंकि भारत के संविधान में वर्णित है, एक अनुच्छेद में वर्णित है कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद जब तक संसद प्रोविजन न करे तब तक अंग्रेजी ही न्यायपालिका की भाषा बनी रहेगी। ठीक है, राजभाषा वाला ऑप्शन आप जाके देखिएगा, भाग 17 पढ़िएगा, भारत के संविधान का भाग 17 आप जरूर पढ़ें। इसमें राजभाषा के बाद, अगर मैं सही हूं तो भाग 17 ही है, अगर मैं गलत हूंगा तो आप जरूर बता दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो भाग 17 में शायद राजभाषा है, ये जरूर आप पढ़ें कि न्यायपालिका की क्या राजभाषा होगी, उच्च न्यायालयों की क्या हो सकती है, क्या उच्च न्यायालय अपने स्थानीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, राज्यपाल की अनुमति लेकर के ऐसा किया जा सकता है। और कई सारे न्यायालय, जैसे पटना न्यायालय हिंदी में अपना पूरी हियरिंग सुन रहा है और फैसले भी सुना रहा है। तो ये सभी नागरिक केंद्रित, और फीस को कम किया जाए, आसानी से तेजी से पहुंच सके। तो आपने टेली लॉ योजना सुना होगा, सरकार टेली लॉ योजना शुरू कर रही है जिसमें वो विधिक ऋण दे रही है, यानी वकीलों को, न्यायाधीशों को, पूर्व न्यायाधीशों को एक जगह ला करके, इकट्ठा करके और टेलीकास्ट करके वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सलाह मशवरा लिया जा रहा है आसानी से। फिर उसके बाद आपने सुना होगा भारत में एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण है जिसमें हम फ्री ऑफ कास्ट लोगों को वकील प्रोवाइड करते हैं, न्याय प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
तो इससे जो प्रमुख बातें निकल रही थी वो इतनी थी। लेकिन बिटवीन द लाइन प्रोसेस को अगर समझना हो तो हम कैसे समझें? अखिल भारतीय न्यायिक सेवा क्या है, ये पहला पॉइंट मैंने इस आर्टिकल से निकाला। मैं होता आपकी जगह तो ऐसे ही करता। क्या क्या पॉइंट निकाले वो देखिए। तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की जब बात की जाएगी तो राज्यों के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश के स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करने का माध्यम है। अब इसको हम पॉइंट में थोड़ा लिख के समझ लेते हैं। सर ये तो आपने बोल दिया। देखिए क्या है कि अभी जो है पीसीएस एग्जामिनेशन में जे पेपर भी होता है, पीसीएस जे, और इसके तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन ये कह रहा है कि एक अखिल भारतीय जैसे आईएएस और आईपीएस और आईएफएस और फिर एक और आईएफएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है। उसी प्रकार से एक इंडियन जुडिशियरी सर्विस यानी आईजेएस या फिर एआईजेएस, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का प्रोविजन किया जाए ताकि ये सर्विसेज मिल करके न्यायिक क्षेत्र में त्वरित रूप से लोगों को न्याय दिलाने का काम कर सकें। जैसे आज आईएएस और आईपीएस अधिकारी का काम क्या है? आईपीएस अधिकारी कानून व्यवस्था को बनाए रहते हैं, आईएएस अधिकारी समस्त सरकार की योजनाओं को लागू कराना, सर्वेक्षण करना, फिर उसके बाद चुनावों के दौरान वो क्या हो जाता है? जिला निर्वाचन अधिकारी बन जाता है। वैसे ही ये जो एआईजेएस होंगे वो भारत में किस प्रकार से लोगों को वकील आसानी से मुहैया हो सके, कैसे केसेस जल्दी से सॉल्व हो सके, कैसे लोगों को न्याय तक पहुंच बढ़ाने में वो ग्रामीण स्तर पर काम करे, शहरों के वंचित स्तर पे काम करे, वंचित लोगों के साथ। तो ये पूरी कहानी कहलाती है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, जिसका कार्य ये होता है। इस सेवा के लिए पूर्व में भी कई बार सिफारिशें की गई हैं। विधि आयोग है, मैं आपको अगला होमवर्क दे रहा हूं, जरा पता करिए विधि आयोग क्या है। क्या है लॉ कमीशन? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी संवैधानिक संस्था है या फिर गैर संवैधानिक संस्था है? क्या यह वैधानिक संस्था है यानी कानून के द्वारा बनी हुई है या गैर वैधानिक है, सिर्फ प्रस्ताव से बनाया गया है? ये पता करिए। कब गठन हुआ इसका? प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ? तो थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, एक गवर्नर का नाम याद करिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसके शासनकाल में क्या हुआ था? 1833 का एक्ट आया था, चार्टर एक्ट, और इसके माध्यम से लॉर्ड मैकाले के तहत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। और इसी की सिफारिशों पर भविष्य में चल करके 1860-61 के दौरान क्या किया गया? आईपीसी की धाराएं बनाई गई, ठीक है, इंडियन पिनल कोड का निर्माण किया गया। तो ये पहला आजादी से पूर्व लॉ आयोग था। फिर उसके बाद शीतलवाड़ शायद थे प्रथम अध्यक्ष आजादी के बाद। शीतलवाड़ करके एक व्यक्तित्व हैं, वो थे प्रथम लॉ कमीशन जो आजादी के बाद बनी, ठीक है, ये सभी पता करिए। तो लॉ कमीशन कानून पे अपनी राय देती है, अलग अलग रिपोर्ट देती है। तो 1958 में इसने अपनी 14वीं रिपोर्ट दी थी, जिसमें इसने कहा था कि न्यायिक व्यवस्था को केंद्रीकृत करने के लिए क्या किया जाए? यूपीएससी जैसी एक संस्था बनाई जाए जो क्या करे? एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए परीक्षाएं कराए। फिर 2006 में कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत भी जो एक संसदीय समिति है वो क्या करती है? सिफारिश करती है इस बारे में अपनी 15वीं रिपोर्ट में। तो सबसे पहले अब यहां से भी होमवर्क लीजिए, संसदीय स्थायी समिति क्या होती है? देखिए कुछ समितियां स्थायी होती हैं, कुछ तदर्थ होती हैं। तदर्थ समिति कहते हैं कि जिसका तत्कालिक रूप से आवश्यकता हो उसको बनाया जाए, काम पूरा हो गया, खत्म हो जाए। लेकिन कुछ स्थायी समितियां होती हैं संसद की जो साल भर काम करती रहती हैं और साल भर बाद उन्हें रिन्यूएट किया जा सकता है। जैसे कुछ प्रमुख समितियों के नाम आपको और उनके कार्य और उनके सदस्यों के बारे में जानना चाहिए। जैसे लोक लेखा समिति, ये आजादी के पहले से ही 1921 में इसका गठन हुआ था, लोक लेखा समिति। फिर उसके बाद प्राक्कलन समिति। फिर उसके बाद आपको जानना चाहिए लोक उपक्रम समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन में, इसमें 22 होते हैं।
22 लोक लेखा में, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं आपके कहां से, राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य कहां से होते हैं, इसमें प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का ही सांसद हो सकता है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है और ये लोकसभा में सांसद होना चाहिए। ठीक है, ये सभी पॉइंट आपको पता होने चाहिए। फिर लोक उपक्रम समिति के बारे में भी जानिए। लोकसभा की सबसे बड़ी, संसद की सबसे बड़ी समिति होती है प्राक्कलन समिति। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट के नजरिए की बात की जाए तो 1992 में ऑल इंडिया जजेस संगठन बनाम द यूनियन ऑफ इंडिया केस चला और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया केंद्र सरकार को कि ऐसी सेवा आप सृजित कर सकते हैं। भाई ये सेवा सृजित की कैसे जाए, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा को यह विशेष अधिकार मिला हुआ है कि वो स्पेशल मेजोरिटी से एक विधेयक ला करके उसको पास करके लोकसभा को भेजे और उसके द्वारा एक नया अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। ये राज्यसभा को अपने आप में क्या करता है, मजबूत बनाता है। ठीक है, कि भारत की राज्यसभा इतनी भी कमजोर नहीं है, उसको एक नया अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का अधिकार है। ये अपने आप में एक बड़ा अधिकार है। ठीक है, तो वो कर सकती है ऐसा। तो आप घर जाकर के जरूर, जैसे ही वीडियो खत्म हो, घर कहाँ जाएंगे, आप घर पे ही बैठे होंगे, तो 312 के बारे में पढ़ें जरूर आप। ठीक है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लाभ क्या क्या होंगे, हमने उसका डिस्कशन किया था। जिला न्यायाधीशों की कमी को पूरा किया जा सकेगा, अधीनस्थ न्यायालयों को कुशल और सक्षम बनाया जा सकेगा। कैसे भैया, अब एक पढ़ा लिखा ऑफिसर बन करके जिले में अच्छा काम कर रहा है, डीएम और आईपीएस, तो पढ़ा लिखा न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाला आदमी न्यायिक क्षेत्र में बेहतर काम करेगा कि नहीं करेगा, तो वो कुशल होगा, सक्षम होगा, तो तेजी से न्याय प्राप्त करने की अवधारणा तीव्र होगी और लोगों को न्याय प्राप्त होते हुए दिखेगा भी और न्याय सच में प्राप्त भी होगा। और जजों की जो संख्या है, वो जो कमी है उसको पूरा किया जा सकेगा। साथ ही साथ क्या हो सकेगा कि अगर तेजी से किसी मसले का निर्णय हो, मान लो उद्योग धंधे से कोई केसेस चल रहा है और पेंडिंग पे पेंडिंग है, ऐसे में कोई दूसरा आदमी जो फॉरेन में रह रहा है नया उद्योग लगाना चाहता है भारत में। ठीक है, 2 मिनट दीजिए। नया उद्योग स्थापित करना चाहता है, तो आप बताओ क्या वो नया उद्योग स्थापित कर पाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि वो पहले ही देख रहा है कि कोई भी केस चल रहा है तो लंबे समय तक खींच रहा है, हम जाएंगे तो मेरे साथ क्या होगा भैया, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, तो वो अपना पॉइंट खींच लेगा, अपना पैसा निवेश खींच लेगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का रैंक नीचे आ जाएगा और फिर भारत विदेशी कंपनियों से कह ही नहीं सकता कि हमारे वहां आइए आप जो है निवेश करिए। तो हमें अगर न्यायिक प्रणाली को हम सही कर रहे हैं तो हम भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास पर भी क्या कर रहे हैं, एक बेहतर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं? फिर 1987 में विधि आयोग की रिपोर्ट आई थी कि प्रति मिलियन जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश होने चाहिए। ये मानक भी पूरा हो जाएगा अच्छे से, हमारे पास अच्छे खासे न्यायिक अधिकारी होंगे। ठीक है, जो सामाजिक समूहों को भी न्याय प्रणाली में अवसर प्रदान करेगा जो काफी कम प्रतिनिधित्व रखते हैं, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, ओबीसी के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग। ये भी तो परीक्षा, जैसे देखिए तमाम चीजों में आप देखते होंगे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नहीं दिखते होंगे, लेकिन जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो कई सारे मुस्लिम परिवार, सिख परिवार के सदस्य और उनके बेटे बेटी क्या हो रहे हैं, तेजी से बन रहे हैं आईएएस और आईपीएस अफसर। तो ऐसे ही न्यायिक प्रणाली में भी भाई भतीजावाद खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, जिसके आरोप लगते हैं न्यायपालिका पर कि न्यायपालिका में न्यायाधीश का बेटा ही न्यायाधीश बनते चला जा रहा है, इसकी प्रथा रुकेगी। ये सारी तो बातें लाभ की हो गई। आलोचना की भी बातें हो रही हैं कि राज्यों की शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर एक कुठाराघात होगा, संघवाद के अवधारणा को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि जहां आज पीसीएसजे के माध्यम से राज्य सरकार का अधिकार है कि वो ऐसी न्यायिक सेवा सृजित करे, अब केंद्र स्तर पे होगा तो फिर इसमें केंद्र का योगदान बढ़ जाएगा और राज्य की शक्ति घटेगी।
ये पॉइंट हो गया। फिर है कि विशिष्ट राज्यों का जो अलग अलग मानदंड है, जैसे अब नागालैंड में अंग्रेजी चलती है, मणिपुर में कोई और भाषा, असम में असमी भाषा, अरुणाचल प्रदेश की कोई और भाषा, सिक्किम में कुछ और भाषाएं। तो ऐसे में कुछ ही 22 भाषाओं के तहत किया जा सकता है, उसमें परीक्षाएं दी जा सकती हैं। बनेगा तो 22 भाषाएं हैं। अब 22 भाषाओं की बात मैं कर रहा हूं तो मैं आपको कहूंगा कि आप अनुसूची 8 जरूर पढ़ें। अलग अलग शेड्यूल है ना संविधान की, तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ऐसे में कुछ विशिष्ट राज्यों की अपनी जो प्रासंगिकता है कि उस भाषा में वो न्यायिक सेवा वाला अधिकारी काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये भी एक समस्या बनी रहेगी। ठीक है, शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत जिसको मॉन्टेस्क्यू ने दिया और भारत ने अपनाया है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, उसमें न्यायपालिका के संबंधित ये अधिकारी होगा, तो ये न्यायपालिका के संबंधित होगा और कराएगी। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया आयोग इसका एग्जाम कराएगी। तो इसमें हुआ कार्यपालिका का हस्तक्षेप, क्योंकि उसका अध्यक्ष और सदस्य कार्यपालिका नियुक्त करेगी, तो उसी प्रकार से कार्य करेगी जिस प्रकार से केंद्र सरकार योजनाएं बनाए, नियम बनाए। तो इस प्रकार से ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध भी हो सकता है, ये भी कई सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं। तो ऐसे में रहबर नवाज सर, निष्कर्ष और आगे की राह क्या लिख दूं इसमें आंसर राइटिंग में, तो मैं कहूंगा खुद भी विचार करो थोड़ा, सब यहीं से ले लोगे परोस करके, लो बेटा खा लो, आधा किलो चावल और सारा मटेरियल नॉनवेज और वेज वाला सब अपने दिमाग में सोच लीजिए, क्या नाम मैं लू यहां। जरूरत है आप अपना दिमाग कितना चलाते हो। अगर आप पूरी तरह से नवाज सर पे डिपेंड हो रहे हो कि हर पॉइंट खोल करके रख दें सर, तो बीच का रास्ता, बिटवीन द लाइन का प्रोसेस कैसे आएगा समझ। तो समझिए इस पॉइंट को आप, बिटवीन द लाइन का प्रोसेस क्या होता है। थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे दे रहा हूं कि बिल्कुल भारत में लगातार केसेस पेंडिंग चलती चली जा रही है, जजों की संख्या कम है, न्यायिक प्रणाली अभी भी जिसमें भाई भतीजावाद का आरोप लग रहा है, जिसमें फैसले लेने में बड़ी देरी हो रही है। एक बार जिला जज सजा देता है, हाई कोर्ट उसको फिर सजा दे देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट उस सजा को माफ कर देता है। ये क्या है, एक तरह की बात होनी चाहिए ना, एक ही केस, एक ही उस पे नियम कानून कि इतने ये अपराध किया तो ये सजा मिलेगा, तो एक आदमी 5 साल की सजा दे रहा है, दूसरा आदमी 10 साल की दे रहा है, तीसरा आदमी माफ कर दे रहा है। ये क्या है भैया, एक प्रणाली होनी चाहिए। तो ऐसे में इन सभी समस्याओं को देखते हुए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को प्रारंभ करने के लिए व्यापक विचार विमर्श किया जाना चाहिए, जिसमें शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को कोई ठेस ना पहुंचे, क्योंकि ये अपने आप में 1973 के केशवानंद भारती केस के द्वारा दिए गए फैसलों के बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी आधारभूत संरचना का जो सिद्धांत निकला था, उसके तहत ये शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भी क्या है, भारत के संविधान बनाने वालों की सोच थी कि भारत में शक्तियों का पृथक्करण होगा। उसको अगर आप हटाएंगे तो ये भारत के संविधान की अवहेलना होगी, उसको ठेस ना पहुंचे, इस प्रकार से काम किया जाना चाहिए। जय जय श्री राम, जय हो। यहां तक ये पॉइंट था, आप समझ गए होंगे। अब फटाफट प्रीलिम्स फैक्ट पे आ जाते हैं भैया कि हाल ही में क्या हुआ है, यूनान यानी ग्रीस के पास एक लेस्बोस द्वीप के निकट समुद्री तूफान से एक मालवाहक जहाज जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दी रैप्टर। क्या नाम है इसका, दी रैप्टर इसका नाम रखा गया है, और ये डूब गया है। क्या हुआ है, डूब गया है, माफ कीजिएगा थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा था। दी रैप्टर, तो सर ये क्यों, आप ले लीजिए, इसमें क्या है, इसमें भारतीयों की मृत्यु हुई है 4 और 13 अन्य लोग लापता हो गए। मृत्यु नहीं हुई, लापता हो गए, अभी लाश नहीं मिली। ये आज की न्यूज में था। तो सर इसकी क्या जरूरत थी लेने की, तो सर वर्ल्ड मैप से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पीसीएस और यूपीएससी में। कहता है हाल ही में चर्चा में रहा लेस्बोस द्वीप किस भूसागर में देखेंगे आप। ऑप्शन दे दे, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। तो क्या जवाब दोगे, तो ये भूमध्य सागर में अवस्थित द्वीप है, जो कि यूनान का ही एक द्वीप है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीस कहते हैं, ग्रीस देश कहते हैं। ठीक है, पुरातन यूनान देश। ठीक है,
तो ये आपका हो गया प्रीलिम्स का फैक्ट। तो अब आपको पढ़ना क्या है इसमें कि यूनान यानी ग्रीस तुरंत मैप में निकालिए और पता करिए इसके किनारे किनारे कौन से देश अवस्थित हैं, किन किन देशों से इसकी सीमा मिलती है, कौन सी नदी के किनारे इसकी राजधानी अवस्थित है, तथा साथ ही साथ यहाँ कौन सा समुद्री तट पड़ता है, किनारा कौन सा पड़ता है, इटली से कितना दूर है, तुर्की से क्या इसका रिलेशन है, ये सभी पढ़ें आप, ठीक है। फिर अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अमेजन नदी बेसिन सिकुड़ता चला जा रहा है, लगातार वहां वनों की कटाई हो रही है, लगातार वहां पे जल रहा है अमेजन बेसिन के जंगल। तो इसके बेसिन क्षेत्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी नदी तो नील नदी है जो मिस्र से होते हुए यूरोपियन कंट्री में और अफ्रीकन कंट्री में बहती है, लेकिन अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका का एक बहुत व्यापक नदी है, ये दक्षिण अमेरिका की, ठीक है, दक्षिण अमेरिका की नदी है, दक्षिण अमेरिका का ये मैप बना रहा हूं। और ये अमेजन बेसिन किसे कहते हैं, बेसिन का मतलब होता है कि नदी की सहायक नदियों के साथ मिल करके जो पूरा क्षेत्र बनता है उसको कहते हैं नदी बेसिन, नदी बेसिन। वरना मुख्य धारा तो अमेजन नदी की है ही है, लेकिन उसमें जो सहायक नदियां आकर के मिल रही हैं वो पूरा क्षेत्र कहलाता है बेसिन। तो इस बेसिन में कौन कौन से देश शामिल हैं, ब्राजील, कई बार ऑप्शन में यही अमेजन नदी के बारे में चर्चा कीजिए, विचार कीजिए और पूछे कि अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र में अर्जेंटीना सम्मिलित होता है, तो नहीं होता है भैया, ये ऊपर में है। ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया के क्षेत्र इसमें शामिल हैं। अमेजन नदी बेसिन विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, ठीक है, इसके जंगलों को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है। फिर बात आती है आईपीसीसी की, इसकी भी चर्चा की गई है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, न्यूज में डायरेक्ट आ रहा है, क्योंकि यूएनएफसीसी द्वारा जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दुबई में हो रहा है, जो पिछली क्लास में हमने देखा, उसी के तहत आईपीसीसी की रिपोर्ट भी आती रहती है, जिसको इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज के नाम से जाना जाता है। इसके गठन की अगर बात करें तो इसका गठन किया था डब्ल्यूएमए और यूनेप ने मिलकर के 1988 में इसका गठन किया गया था। और यूपीएससी इस पे 2 बार प्रश्न पूछ चुकी है, 2 बार ये प्रश्न आईपीसीसी पे आया हुआ है डायरेक्ट, यही कि आईपीसीसी पर दिए गए प्रमुख स्टेटमेंट पर विचार कीजिए। उसमें लिखा था इसका गठन किया हुआ है डब्ल्यूएमओ और आईयूसीएन ने, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, यूनेप ने किया है, यूनेप ने, ठीक है। इसका गठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने किया है। तो अब जरा पता करिए डब्ल्यूएमओ, आज वापस से अगला होमवर्क लिखिए, डब्ल्यूएमओ और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम कहाँ मुख्यालय है, कब स्थापित हुआ, कौन इनका अध्यक्ष होता है, क्या इनका काम है, पता करिए तुरंत, ठीक है। तो ये क्या करता है आईपीसीसी, ये काम करता है जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक आधार पे आकलन करता है, आंकड़े निकालता है और विश्व को परिचित कराता है कि आप कितना दावा कर रहे हो कि हम ये कर देंगे, मार देंगे, फोड़ देंगे, एकदम बवाल काट देंगे, कि हम जलवायु परिवर्तन को लग रहा है कि एकदम देश अपना कलेजा निकाल के रख देंगे और वो पूरा एकदम बहुत बेहतर कर रहे हैं। पता चल रहा है कि धन की कमी हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी है वो देने को तैयार नहीं है वैश्विक देश। तो फिर आप कैसे इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हो? इसी को ये अपने रिपोर्ट में बताता है कि आप जितने दावे कर रहे हो ना, देश के प्रमुख लोग, इतना जान जाओ कि आपके दावे फेल होने वाले हैं। ये अब तक यही कई सारी रिपोर्ट में, अपनी चौथी, पांचवी, छठवीं रिपोर्ट इसके पढ़िए, लगातार विश्व संकट में पड़ता चला जा रहा है जलवायु परिवर्तन की वजह से। और वैश्विक नेता खाली मिलते हैं, जुलते हैं, हाथ मिलाते हैं और प्रतिबद्धता जताते हैं, जबकि उस पर काम नहीं है। लेकिन मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को कि इनके शासनकाल में पर्यावरण पे बेहतर काम हुआ, बेहतर काम हुआ, अच्छा काम हुआ। तो चलिए ये भी होमवर्क लिख लीजिए कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या क्या भारत सरकार ने अब तक लक्ष्य रखे हैं और क्या क्या उपलब्धि प्राप्त कर ली है। नोट करिए, यही क्वेश्चन आ जाए मान लीजिए मेंस में, तो क्या करिएगा, ठीक है। तो ये आईपीसीसी का प्रयोग, इसके द्वारा जो चौथी, पांचवी और छठवीं रिपोर्ट आई है, इसमें जो बात कही गई है वो जब ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और इन्वायरमेंट का सॉल्व करिएगा, साथ ही साथ आप इकोनॉमी में जब बताएंगे देश का इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तभी तो वहां फसल अनाज अच्छा होगा, और फसल अनाज अच्छा होगा तो उद्योग धंधों को कच्चा माल मिलेगा, उनको कच्चा माल मिलेगा तो प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बिकेगा तो सरकार को जीएसटी मिलेगी, जीएसटी मिलेगी तो राजस्व बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा तो हमारे सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करेगी सरकार। समझ रहे हैं?
तो जब ये पॉइंट आए तो आप आईपीसीसी की रिपोर्ट के बारे में भी बताइए। जैसे वायु गुणवत्ता के बात आए तो आईपीसीसी की रिपोर्ट का आप इंगित कर सकते हैं, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट इंगित कर सकते हैं, ठीक है। 2007 में इसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ये भी ऑप्शन में था यूपीएससी के, क्योंकि मैंने दिया था इसलिए बता रहा हूं। फिर है एक चर्चा में, ये भी यूपीएससी ने पूछ लिया है आज ये भी था पेपर में, ठीक है। WTI बनाम ब्रेंट क्रूड ऑयल, ये दोनों के बारे में यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में प्रीलिम्स में पूछा है क्वेश्चन। देखिए क्रूड ऑयल का बेंचमार्क होता है, मानक होता है, जिसमें ये ब्रेंट वाला जो है ना यूरोपियन देश में माना जाता है, या पेट्रोलियम का एक्सपोर्टिंग कंट्रीज द्वारा इस्तेमाल किया जाता है इस बेंचमार्क का। और WTI क्रूड की प्राइस अमेरिकी तेल पर आधारित है। इनमें कुछ में सल्फर ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है, ये मीठे होते हैं, ऐसा कई सारे आंकड़े हैं। तो आज जरा आप इन पे भी काम करिए। WTI बनाम ब्रेंट क्रूड ऑयल प्रीमियम क्या होता है, इन दोनों ऑयलों में क्या अलग अलग अंतर है। फिर आया था एक शब्द पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। इस पे मैंने कंटेंट न लिया, मैं समझाना चाहता हूं। जैसे मान लो कि मैं एक लड़का हूं और मेरे माता पिता, और जैसे आप जो सुन रही होंगी, जो महिलाएं होंगी, इसमें कई सारे कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कई सारी हमारी लेडीज भी हैं जो कोशिश कर रही हैं सिविल सेवा में जाने के लिए, लगातार मेहनत कर रही हैं। मेरी उन सभी लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं, आप सब सफल हो। लेकिन मैं ये बताइए कि अगर एक नॉर्मल आदमी है जो पढ़े लिखे ना, कोई काम ना करे, उसको खिला पिला के उसके माता पिता बड़ा करें, उस पर खर्चा करते चले गए, उसने ना पढ़ाई की ना कोई स्किल सीखा, कुछ नहीं किया, तो क्या किया परिवार ने? अपनी जिम्मेदारी समझी और उस पर पैसा लगाया, जबकि वो उस पैसे को सॉरी वो उस पैसों को परिवर्तित करने के लायक बना ही नहीं। कैसे भैया? एक मानव जब तक कुछ नहीं सीखता है वो मानव रहता है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई स्किल आ जाए, वो शिक्षा प्राप्त कर ले, वो मजदूरी का कोई स्किल सीख ले, कंप्यूटर बनाना सीख ले, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाए, तो क्या हो गया? वो संसाधन में परिवर्तित हो जाता है। और यही मानवीय संसाधन प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधन को रियल में मानव के लिए यूजेबल बनाता है, ठीक है। तो जब हम किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं जिससे वापस हमें कुछ ना मिले, तो राजस्व व्यय कहलाता है। जबकि कुछ ऐसी चीजें जिसमें हम इन्वेस्ट करें उससे हमें प्राप्त भी हो कुछ, वो पूंजीगत व्यय कहलाता है। इतना कॉन्सेप्ट समझ गए? चलिए अब आते हैं वर्ल्ड मैप का तड़का, क्योंकि इकोनॉमी तो सर से आप पढ़ ही रहे हो ना, पूरा चल रहा है एडवांस इकोनॉमी की सीरीज, तो सर से पढ़िए शानदार तरीके से। सिएरा लियोन ये लगातार चर्चा में है। यहाँ पे कई सारे आतंकवादी संगठन जो हैं उनका और सैन्य रूप से कई सारे झड़प चल रहे हैं, गृह युद्ध वगैरह जैसी संभावनाएं हैं, तो इसके बारे में पढ़िए। ये पश्चिमी अफ्रीकी देश है, ठीक है, जो समुद्र के किनारे है, अटलांटिक ओशन के किनारे है, ठीक है। इसके बारे में आप जरूर पढ़ें। इसकी राजधानी कौन सी है, कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है, और कौन कौन से देश, देखिए गुयाना दिख रहा है यहाँ पे, अभी मुझे लाइबेरिया दिख रहा है। तो ऐसे आप सिएरा लियोन के बारे में वर्ल्ड मैप का तड़का का एक अलग चार्ट बनाइए, जिसमें हर दिन जो मैं वर्ल्ड मैप का देश का नाम, शहर का नाम दे रहा हूं वो नोट करिए, और जैसे बताता हूं कि नदी वह कौन सा देश किनारे है, वहां कोई पर्वत श्रेणी है, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सब पता करिए आप, ठीक है। अगला है तुर्की। हाल ही में तुर्की ने अपना नाम परिवर्तित करके तुर्की कर लिया है। अब इसकी अगर बात करें वर्ल्ड मैप में, तो ये ब्लैक सी और भूमध्य सागर के बीच अवस्थित है। इसकी सीमा सीरिया से लगती है। इसकी सीमा आप ईरान से देखेंगे, इराक से देखेंगे, जॉर्जिया से देखेंगे, यहाँ बुल्गारिया से देखेंगे, यहाँ ग्रीस से देखेंगे। ये देखिए ग्रीस से, अभी ग्रीस भी आगे आ रहा है आपका, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मरमरा सागर है, यहाँ पे बास्फोरस डेरेंडलीज की जल संधि पाई जाती है। फिर यहाँ ब्लैक सी है, इसके ऊपर जस्ट जो है यूक्रेन और रसिया के बीच में एजोब सागर पाया जाता है, एजोब सागर। और एजोब सागर और ब्लैक सी को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं क्रेच जल संधि, क्रेच जल संधि। ये जल संधियां भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइप्रस है,
साइप्रस से ये समुद्री सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है। और सबसे बड़ी बात ये है आपकी कि ये जो इस्तांबुल देख रहे हैं, ये इस्तांबुल राजधानी जो है, ये पॉइंट, इसका पूरा इलाका तो एशिया में पड़ता है और इस्तांबुल वाला ये पोर्शन जो है ये यूरोप में पड़ता है। तो तुर्की एशिया का भी देश है और यूरोप का भी देश है। फिर ग्रीस की बात आ गई तो वापस से देखिए, ग्रीस से लगा हुआ है, मैंने अभी बताया था। तो आप पता करिए ग्रीस से कौन कौन से देश लगते हैं। यहाँ देखिए अल्बानिया लग रहा है, नॉर्थ मैसेडोनिया लग रहा है, बुल्गारिया लग रहा है, तुर्की लग रहा है। और ये पूरा क्षेत्र ग्रीस का कहलाता है जो मेडिटेरेनियन सी में अवस्थित है, भूमध्य सागर में अवस्थित है। ठीक है, फिर अमेजन नदी बेसिन की बात की मैंने, तो यहाँ देखिए अमेजन नदी बेसिन आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें देखिए बोलिविया है, पेरू है, ब्राजील है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर है। ठीक, फिर मलेशिया के बारे में आप पता करिए, मलेशिया कहाँ है। तो मलेशिया क्या है, यहाँ पे मलेशिया को अगर हम देखें तो मलेशिया किन किन देशों से सीमा साझा कर रहा है भैया, यहाँ देखिए, यहाँ थाईलैंड है, फिर यहाँ पे इंडोनेशिया है, यहाँ बुर्नेई है, इन सब से मलेशिया की सीमा साझा होती है। फिर फिलीपींस से समुद्री सीमा साझा होती है। यहाँ मलेशिया से देखिए, यहाँ मलक्का जल संधि है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में अवस्थित है। यहीं से अंडमान निकोबार सागर, जो अंडमान सागर है, उसको पार करके दक्षिण चाइना सागर में जाया जाता है, साउथ चाइना सी में जाया जा सकता है। इसमें 9 डैश लाइन बना रहा है चाइना। ठीक है, स्पार्टरी आइसलैंड, स्पार्टली आइलैंड बना रहा है। कई सारे कृत्रिम आइलैंड बना करके इन क्षेत्रों पर दावा कर रहा है। कौन? चाइना। इसको लेके वियतनाम वगैरह सब में विवाद है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि साउथ चाइना सी के किनारे कौन कौन से देश हैं। फिलीपींस है, बुर्नेई है, आपका इंडोनेशिया है, फिर उसके बाद मलेशिया है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, लेकिन लाओस नहीं है। लाओस लैंडलॉक कंट्री है, ये समुद्र के किनारे नहीं है। तो आज की इस शानदार, जानदार और बेहतरीन श्रृंखला को आप कितना पसंद कर पाए, कितना अच्छा लगा आपको, कितनी तैयारी और बेहतर हो पा रही है आपकी। आपने आज की क्लास में पश्चिमी विक्षोभ पढ़ लिया, आपने आज की क्लास में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पढ़ ली, आपने आज की क्लास में प्रीलिम्स फैक्ट देख लिए, आज की क्लास में आपने कैसे महान व्यक्तित्वों और साथ ही साथ भारत के संवैधानिक पद पे बैठने वाले लोग किस प्रकार से प्रयोग करें, उनके वक्तव्यों का प्रयोग किया जाएगा मेंस आंसर राइटिंग में, ये भी सीख लिया और वर्ल्ड मैप के कुछ पोर्शन देख लिए। तो बस इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे अगले एपिसोड के लिए। तब तक देखते रहिए, करते रहिए बातें नजरिया मेंस की। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, आदाब।